Hi guys, welcome back to the channel and welcome in our 100 days series and today is day 13 of our 100 day challenge। और guys, जो लोग अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो, देखो यार, अगर आपने डे 1 to 12 अभी भी मिस कर दिया है, आई विल सजेस्ट अभी भी आप जाके देख के और पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देख सकते हो। इसी चैनल पे सोल्यूशन मिलेगा, इसी प्लेलिस्ट में। और अभी से आप डे 13 से अपनी स्ट्रीक रखो सॉल्व करने की डेली एक क्वेश्चन। तो इससे होगा कि आपकी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, कंसिस्टेंसी। साथ में आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और साथ में एक रिवीजन और प्रैक्टिस जो होगी आपकी होती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं, इस चैनल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में हम एक क्वेश्चन शेयर करते हैं, उसके बाद उसका सोल्यूशन शेयर करते हैं। तो पहले आप खुद से सॉल्व करो, अगर आपको क्वेश्चन बन जाता है देन यू हैव टू नॉट वरी अबाउट दैट। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है देन यू हैव टू गो फॉर द सोल्यूशन आल्सो, राइट। नाउ अब बिना किसी देरी के डे 13 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डे 12 तक ऑलरेडी हमने क्या किया है, सॉल्व कर लिया है। डे 13 हमारा चल रहा है। और देखो यार, सबसे पहले हमने डे 1 to 10 जो देखा था वो देखा था कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब डे जो हमारा 11 to 20 आ रहा है ना, वो आ रहा है सीओए का। तो देखो आप सीओए का रिवीजन भी कर सकते हो। सीएन तो हमारा हो चुका है, सीएन तो आपने रिवीजन करके 1 to 10 देख लो। अगर आपने सीओए कर रखा है तो 11 to 20 वाले क्वेश्चन सीओए के होंगे। तो सीओए आप क्या करो, रिवाइज कर लो पहले, साथ में क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ वो सॉल्व करो, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और हम ऐसे कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं जो गेट में रिपीटेड रहे, बार बार पूछे जा रहे हैं और जो की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो या चलो चलते हैं डे 13 के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो कंसिडर अ पाइपलाइन प्रोसेसर। तो एक हमारा पाइपलाइन प्रोसेसर है विद द फॉलोइंग 4 स्टेजेस। सो देयर आर द 4 स्टेजेस ऑफ द पाइपलाइन। इंस्ट्रक्शन फेच हो गया, इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गया, और एग्जीक्यूट हो गया, और राइट बैक हो गया। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन फेच id एंड w बैक टेक ईच 1 clock टू कंप्लीट द ऑपरेशन। सो जो हमारा IF इंस्ट्रक्शन फेच होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है, और राइट बैक जो होता है, ये लेते हैं एक साइकिल। कितने लेते हैं? एक साइकिल। ठीक है, नाउ एग्जीक्यूट और एड एनी ऑपरेशन, एग्जीक्यूट एंड फॉर एड एंड सब 1 साइकिल। तो अगर हमारा एग्जीक्यूशन वाला फेज आएगा, एग्जीक्यूशन कहाँ होता है? एएलयू में। ठीक है, एएलयू में। तो अगर हमारा एड और सब ट्रैक टाइप का इंस्ट्रक्शन हुआ तो वो कितना साइकिल लेगा? एक साइकिल लेगा। ठीक है, इजी इंस्ट्रक्शन होते हैं इसलिए। ओके, और एग्जीक्यूट फेज में, एग्जीक्यूशन फेज में अगर इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई का हुआ, मल इंस्ट्रक्शन हुआ, तो वो कितना लेगा? 3 साइकिल लेगा। ये क्वेश्चन में मेंशन हुआ है, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल। तो हमारे पास 4 स्टेज की एक पाइपलाइन है जहां पे 4 स्टेजेस हैं: इंस्ट्रक्शन फेज, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक, और IF, ID और WB जो होते हैं, तीनों फेज होते हैं। एक एक साइकिल ले रहे हैं हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए। फॉर बट एग्जीक्यूशन फेज जो होता है अलग अलग साइकिल ले रहा है। एड और सब के लिए तो एक साइकिल ले रहा है, एंड मल के लिए 3 साइकिल ले रहा है। ओके, नाउ ऑपरेंड फॉरवर्डिंग इज यूज्ड इन द पाइपलाइन प्रोसेसर। ओके, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग इज यूज्ड। ओके, सो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, यहाँ पे ऑपरेंड फॉरवर्डिंग मैं स्टार लगाता हूँ। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स टेकन टू कंप्यूट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन दी हुई है। आई वन इसको बोल सकते हो, इसको I2 बोल सकते हो, I3 सकते हो। तो हमें इनको पाइपलाइन प्रोसेसर पे क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। तो एक्चुअल में हमें कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स लगेंगी? तो बिना पाइपलाइन के करोगे तो कितनी लगेंगी? 12 लगेंगी। क्यों? क्योंकि विदाउट पाइपलाइन अगर करोगे तो 4 पहले वाले के लिए, 4 दूसरे वाले के लिए, 4 तीसरे वाले के लिए। ये हो गया विदाउट पाइपलाइन। तो ये I1 को हो गया, ये I2 को हो गया, ये I3 को हो गया। तो ये कितना हो गया? 12 साइकिल हो गई। बट अगर आप पाइपलाइन में करोगे तो आप साइकिल्स क्या कर लोगे? बचा लोगे, टाइम बचा लोगे। एक्चुअली साइकिल मतलब टाइम। नाउ what is here, three things are that you have to remember. One is that operand forwarding. So देखो, अगर डेटा हजार्ड होता है, ठीक है, डेटा हजार्ड अगर होता है, डेटा हजार्ड में एक सोल्यूशन होता है हार्डवेयर सोल्यूशन। हार्डवेयर सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन जो है डेटा हजार्ड, एक तरह से हार्डवेयर बोलो या सॉफ्टवेयर बोलो, कुछ भी बोलो, एक जो सोल्यूशन होता है इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है क्या? दैट इज ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग होता क्या है? देखो, अगर हमारी एक इंस्ट्रक्शन 1 है, ठीक है, इसने क्या किया? इंस्ट्रक्शन डिकोड किया, यहाँ पे क्या, सॉरी, इंस्ट्रक्शन फेच किया, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, राइट बैक किया। ठीक है, नाउ अगर मान लो इंस्ट्रक्शन 2 जो है, उसका इंस्ट्रक्शन फेच यहाँ पे हुआ, इंस्ट्रक्शन डिकोड यहाँ पे हुआ, एग्जीक्यूट यहाँ पे हुआ, और राइट बैक यहाँ पे हो रहा है। तो हो सकता है कि मान लो मेरी इंस्ट्रक्शन ऐसी रही हो, मान लो ऐसी रही हो कि ये हो रहा हो कि R1 इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3, और यहाँ पे हमारा R4 इज इक्वल टू R1 प्लस R5 हो रहा हो। तो देखो, ये वाला R1 यहाँ पे राइट बैक करने से पहले हमें एग्जीक्यूशन फेज में चाहिए। देखो, इसका पहले वाली का राइट बैक यहाँ पे हो रहा है, R1 राइट बैक यहाँ पे हो रहा, बट यहाँ पे I2 में इंस्ट्रक्शन I2 में हमें जो R1 है यहीं पे चाहिए एग्जीक्यूशन फेज पे, क्योंकि हम जब ऐड करेंगे तो एग्जीक्यूशन फेज पे चाहिए। तो ये करता क्या है? एग्जीक्यूट करने के तुरंत बाद राइट बैक करने के साथ साथ ऑपरेट को क्या कर देता है? फॉरवर्ड कर देता है। दिस इज द ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। अगर आपने डेटा हजार्ड में पढ़ा हो,
ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। तो डेटा डिपेंडेंसी को सॉल्व करने के लिए हमारे हमारे पास ऑपरेंड फॉरवर्डिंग होता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन I1 है, हमने फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया, राइट बैक किया, फिर अगली साइकिल में इंस्ट्रक्शन फिर डिकोड पीछे पीछे होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन हमारा R1 तो राइट बैक हुआ नहीं था। तो अगर ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज हो रहा है तो ये एग्जीक्यूट किया यहाँ पे, तो R1 कैलकुलेट हो चुका है बट राइट बैक नहीं हुआ। तो कैलकुलेट करने के साथ साथ हमने क्या कर दिया, इसको फॉरवर्ड कर दिया। बोला आईटी को ठीक है हमने कैलकुलेट किया बट राइट बैक नहीं किया, तो हमने तुमको फॉरवर्ड किया, तुम यूज कर लो, राइट बैक हम बाद में कर लेंगे। दैट इज ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑपरेंड फॉरवर्डिंग जो होता है वो ALU टू ALU ऑपरेशन के लिए ही होता है। अगर कहीं पे अगर आपको इंस्ट्रक्शन ऐसी हो ना कि R1 में मान लो मेमोरी से आ रहा डेटा, मेमोरी के किसी एड्रेस से आ रहा डेटा, और यहाँ पे हम R4 में R1 प्लस R5 ऐसा यूज कर रहे हैं, देन दिस विल नॉट वर्क बिकॉज यहाँ पे मेमोरी टू एलयू है। अगर एलयू टू मेमोरी और मेमोरी टू एलयू हुआ तो यहाँ पे हम उसको यूज नहीं कर सकते ऑपरेंड फॉरवर्डिंग को। एक बार आपको ऑपरेंड फॉरवर्डिंग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देन यू विल गेट आइडिया। तो एलयू टू एलयू जो ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे हमारा ऑपरेंड फॉरवर्डिंग कैसे यूज होता है दैट हमने देख लिया। तो यहाँ पे देखो हमारे सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे ALU टू ALU है, ALU टू ALU ही है, क्योंकि सारा हमारा जो काम हो रहा है रजिस्टर में हो रहा था। यहाँ पे नो डेटा हजार्ड, नो डेटा हजार्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारा डेटा हजार्ड नहीं होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि आपने समझ लिया होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कोई भी डेटा हजार्ड यहाँ पे नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है वो ALU टू ALU वाले ही इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं वो ALU टू ALU वाले आए हुए हैं, और यहाँ पे डेटा हजार्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास राइट बैक मतलब हमारे पास एग्जीक्यूशन फेज से हम क्या कर लेंगे, इसको ले लेंगे, उठा लेंगे। नाउ तो यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे हो क्या सकता है, देखो सिंपल अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो देखो हजार्ड कितनी हो सकती है, या तो स्ट्रक्चर हजार्ड हो सकती है, डेटा हजार्ड हो सकती है, या कि कंट्रोल हजार्ड। तो यहाँ पे कंट्रोल तो दिख नहीं रहा कहीं पे, ना डेटा दिख रहा, क्योंकि डेटा यहाँ पे कौन सॉल्व कर दिया, यहाँ पे हमारा डेटा हजार्ड कौन सॉल्व कर दिया बताओ, डेटा हजार्ड हमारा सॉल्व कर दिया है ऑपरेंड फॉरवर्डिंग ने। यहाँ पे कंट्रोल भी नहीं, क्योंकि ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन तो है नहीं। देखो हजार्ड अगर आपको पता हो, हजार्ड प्रॉब्लम जो हो सकती है, स्ट्रक्चर होता है, डेटा होता है, कंट्रोल होता है, तो ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ब्रांच नहीं, तो ये हो सकता है। तो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है चलो। तो हमारे पास जो 4 स्टेजेस हैं, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, और हमारे पास एग्जीक्यूशन, और हमारे पास राइट बैक जो है, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास I1 है, हम इसको क्लॉक साइकिल लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि हमने 12 देखा ही था। चलो I1 को हम इंस्ट्रक्शन फेच कर सकते हैं, यहाँ पे हमने डिकोड कर लिया। यहाँ पे एग्जीक्यूशन, यहाँ पे क्या है, ये ऐड है, तो एग्जीक्यूशन के लिए कितनी साइकिल लगेगी, एक ही लगेगी। यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ, यहाँ पे इसका क्या हो गया, राइट बैक हो गया। चलो, तो I1 हमारा देखो यहाँ पे ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ इसका मतलब क्या है, क्लॉक 1 पे, जब क्लॉक 1 था साइकिल 1 पे पहली इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, तो क्लॉक 2 पे वही डिकोड हो रही है, क्लॉक 3 पे वही एग्जीक्यूट हो रही है, क्लॉक 4 पे वो क्या हो रही है, राइट बैक हो रही है ना। अगर I2 की बात करें तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच तो कर नहीं सकते, हम नेक्स्ट क्लॉक से करेंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच किया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोड किया। नाउ कैन यू डू इंस्ट्रक्शन डिकोड हियर, यस, कैन यू डू इंस्ट्रक्शन डिकोड हियर, यू कैन डू, व्हाई, टेल मी, यू कैन डू, इंस्ट्रक्शन डिकोड कर सकते हो। चलो, अब अगर बात करूं मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट की, कैन यू डू एग्जीक्यूशन हियर, कैन यू डू एग्जीक्यूशन हियर, कैन यू डू, यस, एंड कैन यू डू राइट बैक हियर, नो यू कैन डू, क्यों? क्योंकि राइट, यस यू कैन डू, यू कैन डू, बट यहाँ पे मल देखो, मल कितना साइकिल ले रहा था, देखो मल कितना ले रहा था, 3 साइकिल ले रहा था ना, मल तो 3 साइकिल ले रहा था, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कितना होगा, 3 साइकिल पे होगा एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, राइट बैक होगा। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट, समझ में आया क्या? नाउ हमारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच अब यहाँ पे होगा, ये वाला I3 वाला इंस्ट्रक्शन फेच कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इंस्ट्रक्शन फेच यहाँ पे होगा। नाउ यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कैन वी यूज एग्जीक्यूट हियर, वी कांट एग्जीक्यूट हियर। देखो इंस्ट्रक्शन के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना साइकिल लगेगा, एक ही लगेगा, बट कैन यू डू एग्जीक्यूट हियर, कैन यू डू एग्जीक्यूट हियर, नो यू कांट डू, क्योंकि एग्जीक्यूशन 5वीं साइकिल पे कौन कर रहा है, I2 कर रहा है। तो I2 जब एग्जीक्यूशन कर रहा है, तो हाँ यहाँ पे क्या हुआ, एग्जीक्यूशन के लिए क्या लगता है, ALU फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए क्या लगता है, ALU, ALU कौन यूज कर रहा है, ALU यूज्ड बाय I2, यहाँ पे ALU कौन यूज कर रहा है, I2, तो यहाँ पे तुम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, कहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, राइट बैक करोगे। तो यहाँ पे टोटल कितनी साइकिल लगी, 8, ठीक है, यहाँ पे कितनी साइकिल लगी, 8। तो ड्यू टू स्ट्रक्चरल हजार्ड नंबर ऑफ
साइकिल्स आर 8। ओके, अगर आइडियल कंडीशन में माने तो हमारा कितना लगता है नंबर ऑफ साइकिल्स, वैसे n प्लस k माइनस 1 लगता है। n हमारी कितने थे, 3 इंस्ट्रक्शन थी, साइकिल कितने थे, 4 थे, -1। वैसे तो 6 लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 हमारा एक्स्ट्रा साइकिल लगा। क्यों? क्योंकि मल जो था 3 ले रहा था, वैसे सब 1 ले रहे थे, लेकिन मल हमारा कितना ले रहा था, 3 ले रहा था। तो अगर मैं नॉर्मल भी सॉल्व करने का चाहूँ तो ये हो गया प्लस एक्स्ट्रा, अगर सबको एक मान के चलो तो 6 प्लस मल कितना एक्स्ट्रा ले रहा था, 2 एक्स्ट्रा, दैट इज 8। सो 8 इज द आंसर। आई होप यू गॉट इट। तो यहाँ पे देखो हजार्ड हमारे पास क्या क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर हजार्ड भी हो सकता है, डेटा हजार्ड भी हो सकता है, और कंट्रोल हजार्ड भी हो सकता है। अगर डेटा हजार्ड है तो एलयू टू एलयू ऑपरेशन के लिए ऑपरेंड फॉरवर्डिंग हम यूज कर सकते हैं, तो वहां पे हजार्ड नहीं लगेगा, स्टॉल साइकिल्स नहीं लगेगा। और अगर स्ट्रक्चर हजार्ड है तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और कंट्रोल तो जब ही होता है जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन होता है। सो आई होप यू गॉट इट दैट D13 का क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की और अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, सो 8 इज द आंसर। इफ एनीवन हैव डाउट लेट मी नो। Thanks for watching. Yeah, don't forget to subscribe. If you love the concept, you have to just give a comment that you understood. Thanks for watching. Let's meet into day 14.